दोस्तों आप देख रहे हैं PSPL टीवी बाबा फरीद आज़ाद। मैं बाबा फरीद आज़ाद महानगर अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया PSPL टीवी बाबा फरीद आज़ाद पर आपका स्वागत करता हूं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सिंह जी, प्रदेश महामंत्री सुभाष लोधी जी, जिला अध्यक्ष राम अवतार यादव, महानगर अध्यक्ष बाबा फरीद आज़ाद के अतिथि और बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित थे। उसकी कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं PSPL टीवी बाबा फरीद आज़ाद। देखते रहिए PSPL टीवी बाबा फरीद आज़ाद। शेयर करिए, कमेंट्स करिए ताकि आपके सुझाव में मिल सके, हम अपने चैनल को ज़्यादा आप तक पहुंचा सकें। वो जिस शख्स का नाम काम करते हैं उसका नाम डॉक्टर यशपाल सिंह है। सिद्धांतों की राजनीति करते हैं उसका नाम डॉक्टर यशपाल सिंह जी है। मैं बड़े अदब के साथ आज हम सब की बहुत बड़ी सरपरस्ती है कि दोस्तों, एक तो पद होता है जो रतन मिलता है। अगर आज हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत के रूप में अगर कोई मौजूद है और हम अलीगढ़ का ही नहीं प्रदेश का अगर डॉक्टर यशपाल सिंह को शिक्षाविद का रतन अगर कहें तो कम नहीं होगा। जब शिक्षा जो नई शिक्षा नीति सरकार ने बनाई थी तो इनके पास सुझाव देने वाला भी कोई नहीं था। आज शिक्षा नीति में जब जब कोई भी काम इस सरकार ने गड़बड़ किया तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बोलने वाला शिक्षा नीति में था तो वो डॉक्टर यशपाल सिंह जी था, जिसने शिक्षा नीति को बेहतर बनाने का काम किया। किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, नौजवानों की बात हो, पढ़ाई की बात हो, लिखाई की बात हो और जो है दोस्तों नौकरियों की बात हो, डॉक्टर यशपाल सिंह जी हर मंच पर वो अपना जो है नेतृत्व करते हैं। बड़े अदब के साथ हम सबके गुरु के साथ हम डॉक्टर यशपाल सिंह जी का स्वागत और उनका अभिनंदन है। हमारे बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, उसके लिए शुक्रिया। इस मीटिंग के सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई सुभाष लोधी एडवोकेट जी, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भाई राम अवतार यादव जी, सुमित यादव जी, आमिर भाई सरिता जी और गगन गुप्ता जी, और मंच पर हमारे संचालन करने वाले बाबा फरीद साहब और आप जैसे जो महानुभाव बैठे हैं, सभी सम्मानीय अतिथिगण। हमारे सुभाष लोधी जी ने और बाबा फरीद आज़ाद ने बहुत कुछ कह दिया है, इसके लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें जो जिले के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री राम अवतार सिंह यादव जी, आपने उनका बहुत फूल मालाएं डालकर सम्मान किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त इसलिए करता हूं कि मैंने और सुभाष लोधी जी ने इनके नाम का प्रस्ताव इसलिए किया था, ये बैठे हुए हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन के लोग, मैं भी आता जाता रहा हूं कभी कभी मीटिंग में, कि उन्होंने यहाँ पर किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए जो भी यहाँ पर बैठकें होती थी उसमें इनकी बड़ी सक्रिय भागीदारी रहती थी। पहले हमारे जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र पाल सिंह बघेल थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको मंडल प्रभारी बना दिया गया है। और उसके बाद हमारे पास जिलाध्यक्ष के लिए इनसे उचित हमें कोई कार्यकर्ता नहीं हमारे सामने थे, तो अब जिलाध्यक्ष बनाया गया है और आपने उनका स्वागत और सम्मान किया है। ऐसा लगता है कि आपने, हम लोगों ने, हमारे भाई सुभाष लोधी और हमने जो एक निर्णय लिया था वो सही निर्णय लिया था, जिसकी आपने आप ये फूल मालाएं डाल करके तारीफ की है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बताया गया। मैं समझता हूँ मेरे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध 1980 से हैं। जब माननीय मुलायम सिंह जी यादव में उस समय लोकदल हुआ करता था, उस समय में जिला एवं यूथ लोकदल का प्रेसिडेंट था और माननीय शिवपाल सिंह जी यादव
इटावा के युवा लोक दल के प्रेसिडेंट थे और हमने दोनों ने मिलकर के, एक आपको ध्यान हो शायद, एक फुसावली में बघेल साहब है, उनको ध्यान है, वो हमारे साथ शायद पैदल यात्रा में थे। हम लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए अलीगढ़ से दिल्ली तक की पैदल यात्रा की थी, जो 8 दिन में पहुंचे थे। और उस समय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जिंदा थे और हमारे राष्ट्रीय लोक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और माननीय मुलायम सिंह जी यादव जैसे बड़े नेता उस समय हमारे प्रदेश के लोक दल के अध्यक्ष थे। तो ये जो दिल्ली के आसपास के जो 6-7-8 प्रदेश हैं, वहां से पैदल यात्राएं निकाली गई थी। उसमें हमने अलीगढ़ का और माननीय शिवपाल सिंह जी ने इटावा का प्रतिनिधित्व किया था। तो हमें मालूम है, और उस समय पता नहीं था, हालांकि मैं उस कैटेगरी में नहीं आता, मैं ओबीसी कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन हमें मालूम था, उस समय हम देखते थे कि ओबीसी जितनी जातियां हैं उनका सर्विसेज में जो भागीदारी थी बहुत कम थी। केवल इसके मद्देनजर कि ये जो 54-55% जो लोग हैं ओबीसी के लोग हैं और उनकी भागीदारी सर्विसेज में बहुत कम है, उनकी संख्या के अनुरूप नहीं है। तो उस समय ये पैदल यात्राएं निकाली गई थी, हम लोग उसमें भागीदार रहे थे। लोगों को पता भी नहीं था, हमसे लोग कहते थे अरे कहीं मंडल कमीशन की रिपोर्ट कभी लागू नहीं हो सकती, आप डॉक्टर साहब काहे को या पैर पिटाई कर रहे हो, मतलब इस तरह की बात करते थे। तो लेकिन आप जानते हैं 10 साल के बाद ही 91 में, और उस समय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये नारे लगाए गए थे। उन्होंने इन मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा की थी। तो हम लोग उस समय से जुड़े हुए और शिवपाल सिंह जी के साथ हम लोगों ने काम किया है, इसलिए हम शिवपाल सिंह जी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि यदि वो कोई भी ग्रामीण अंचल की बात करने वाला, किसानों की बात करने वाला है, जितनी भी पार्टी है उसमें शिवपाल सिंह जी ही ऐसे नेता हैं जो हर तरीके से हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं, अभी आप देख रहे हैं जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि सदस्य चुने गए विरोध पक्ष के, सपा के चुने गए। आपको मालूम है बीजेपी के कम जिला पंचायत सदस्य चले गए थे और जबरदस्ती जो है उन्होंने 67 जो है अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। कैसे बना लिए? आज यदि शिवपाल सिंह जी सभा में होते तो इनकी हैसियत नहीं थी बीजेपी वालों की, क्या ये जो है गुंडई कर जाते। ये पहले भी आपने देखा होगा, पहले की कभी शिवपाल सिंह ने गुंडई नहीं करने दी। तो कहने का आशय ये है कि शिवपाल सिंह अभी आप देखिए ब्लॉक भूमि में कितनी गुंडई हुई है, क्या हुआ है, वोटों को उठाने गए, छीन ले गए। जब आप पब्लिक से टच नहीं रखेंगे, ग्रामीण अंचल के लोगों से टच नहीं रखेंगे तो आपके साथ तो यही होना है। इसलिए इस समय मैं समझता हूं विपक्ष की राजनीति में माननीय शिवपाल सिंह जी की बहुत बड़ी जरूरत है और इसीलिए हम उनके साथ हैं। साथियों, मैं शिक्षक होने के नाते, आप लोग बैठे हुए बड़े आप में से सभी पढ़े लिखे लोग हैं, वो बात अलग है कुछ शिक्षा प्राप्त न हो, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये जिस शिक्षा नीति जो वर्तमान सरकार की है, जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस ने 1992 में जो शिक्षा नीति बनाई थी उससे तो हमारे ग्रामीण अंचल की जो शिक्षा है उसका नाश हुआ। अब जो शिक्षा नीति बनी है इससे तो आप सर्वनाश समझ लीजिए। और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, क्या आपको मालूम है कि जब हम पढ़ते थे, आज की विधान में 56-57 में मैं प्राइमरी में पढ़ता था, उस समय आप जैसे बारिश के जब समय होता था तो बुजुर्गों के पास चारपाई में हम लोग भी इधर उधर खड़े हो जाते थे, तो बुजुर्ग कहा करते थे भैया आधा की किताब रखी है, जरा पढ़ के सुनाओ। उस समय के कक्षा 2-3 के बच्चे सस्वर उसको आधा को सुनाते थे, मल्हार को सुनाते थे, या जो 12 राशि होती थी, ध्यान हो आपको, जो मेरी उम्र के हैं आप जैसे लोग उनको पता होगा। आज स्थिति ये है कि कक्षा 5 जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो आपकी अब कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहा। ये कैसी
कर लेता था। अब क्या हो रहा है, अच्छा इधर जो CBSE के स्कूल खुले हुए हैं उसमें 3-4 साल के बच्चे बैठते थे, अभी भी बैठते हैं। कहते हैं कि CBSE में पढ़ाई का स्तर ऊंचा है, हम माने लेते हैं। वहां पे जितने शिक्षक यहाँ पर अब नियुक्त होके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके मुकाबले वो होशियार नहीं है। अब टेट करते हैं, सुपर टेट करते हैं, तब कहीं जाकर के शिक्षक की नियुक्ति होती है। तो ये CBSE के जो स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मेरा कहने का मतलब है, वो कैसे वहां से अच्छे बच्चे क्यों निकल रहे हैं? आपको मालूम है स्थिति ये है कि सुबह जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, माँ बाप है, अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, दोपहर को लेने जाते हैं, फिर उसका होमवर्क कराते हैं और खुद होमवर्क नहीं करा सकते तो फिर ट्यूशन कराते हैं। तो वहां कौन पढ़ रहा है? जो अभिभावक है वो पढ़ रहे हैं भाई, और उनका पैसा पढ़ा रहा है। उनके आप लोगों के पास पैसा नहीं है, न तो आप बच्चे पर इतना समय खर्च कर सकते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाए, प्राइमरी स्कूल में, या वहां से लेने जाए। ये स्थिति आप नहीं, क्योंकि आप खेत करेंगे कि ये बच्चों को लाते फिरेंगे। तो ये इस स्थिति के कारण हमारे जो शिक्षा है वो कमजोर हो रही है। आपको ये अभी उसका एक NGO है, एनुअल स्टेट्स ऑन एजुकेशन रिपोर्ट आई है और हर साल आती है पिछले 10-11 साल से। उसमें यह कहा गया है कि हमारे देश के 25% बच्चे, कक्षा 8 के बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाते, 50% कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाते, और 75% कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाते। भैया ये बताइए हमें कौन सी क्लास में जाकर के वो पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा? यानी 2-3 अंकों की संख्याएं होती है, उनको लिख नहीं सकते, 325 लिखवाए नहीं लिख सकते, 325 में से 279 घटवा में उसे घटा नहीं सकते। ये कैसी शिक्षा नीति है, कैसी ये पढ़ाई हो रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने PSPL TV देखा। आज PSPL TV बा फरीदा आज़ाद सबसे देखे जाने वाला चैनल बनता जा रहा है। आप हमें अपने सुझाव देते रहिए ताकि हम अपने चैनल को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे PSPL TV बा फरीदा आज़ाद को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपने सुझाव दीजिए ताकि हम अपने चैनल को और बेहतर बना सकें। आप देख रहे हैं PSPL TV बा फरीदा आज़ाद। देखते रहिए PSPL TV बा फरीदा आज़ाद।